हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करते हैं कंसेप्ट ग्रुप इक्विलिब्रियम। इसे लास्ट क्लासेस में हमने फर्म इक्विलिब्रियम कवर कर लिया है। शॉर्ट रन के अंदर भी लॉन्ग रन के अंदर भी दोनों ही कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कवर किया था कंसेप्ट की फर्मों के ग्रुप को इंडस्ट्री बोला जाता है कि जहाँ पे फर्में होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही होती हैं, सबको अगर हम एक ग्रुप बना दें तो वो इंडस्ट्री होती है। लेकिन मोनोपोलिस्टी के कंपटीशन के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। चैम्बरलिन कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री के बजाय ग्रुप वर्ड का जो इस्तेमाल किया जाएगा फर्मों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्मों का इक्विलिब्रियम तो कवर हो चुके हैं। अब आते हैं कि ग्रुप इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करें। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही होती हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही होती हैं। जब हम उनको कलेक्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उनको इंडस्ट्री वर्ड से डिनोट किया जाता है। मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म होती है, वही इंडस्ट्री होती है, वही फर्म होती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफ्रेंशिएशन होता है, चाहे वो कलर को लेकर ही डिफरेंट करें, चाहे डिज़ाइन को, चाहे क्वालिटी को, चाहे आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन डिफ्रेंशिएट होते हैं। चैम्बरलिन ने यहाँ पे ग्रुप वर्ड का यूज़ इस्तेमाल किया है, किसकी बजाय? इंडस्ट्री की बजाय। यानी कि जब हम ग्रुप ऑफ फर्म्स करेंगे तो उसको ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम ग्रुप से ही नोट करेंगे, ना कि इंडस्ट्री से। तो जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग टॉयलेट सोप्स और टूथपेस्ट। इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जो सोप्स आ जाती हैं और जो टूथपेस्ट आ जाती हैं। अब डिटरमाइन करते हैं कि ग्रुप इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी स्टडी ग्रुप इक्विलिब्रियम ऑन द बेस ऑफ टू अजम्पशन। तो यहाँ पे दो मान्यताएं लेके चलते हैं, दो अजम्पशंस हैं। सबसे पहली जो डिमांड और कॉस्ट होगी सभी फर्मों की वो सेम रहेगी, यानी कि डिमांड और कॉस्ट सेम रहनी है जितनी भी ग्रुप के अंदर फर्में होती हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप इज सो लार्ज। जितनी नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं उस ग्रुप के अंदर वो बड़ी लार्ज होती हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म है अपने डिसीजन से जो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी प्राइस को और आउटपुट है जो अदर फर्म की। तो यहाँ पे दो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कंसेप्ट को। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ओ वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम लेके चलते हैं ओ एक्स एक्सिस को, ये ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे आउटपुट का लेवल आ जाता है। ओ वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को लेके चलेंगे, रिवेन्यू को लेके चलेंगे और प्राइस को लेके चलेंगे। अब हम लेके चलते हैं डिमांड कर्व और कॉस्ट कर्व को। स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि जो डिमांड कर्व है इस तरीके से डिमांड है एक प्रोडक्ट की, तो ये हमारे पास डिमांड कर्व को डिनोट करते हैं। इसको ले लेते हैं हम डी से। कॉस्ट लेके चलते हैं, कॉस्ट कर्व बनाते हैं। इस तरीके से हमने कॉस्ट कर्व का जो बना देना है, ये हमारे पास कॉस्ट कर्व है, ये सी से इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि प्राइस जो डिटरमाइन किया गया है इतना प्राइस है और इतना आउटपुट का लेवल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतना प्राइस है और ये कॉस्ट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते लाइन को इस तरीके से, तो ये हमारे पास प्राइस है, ये कॉस्ट है, तो इतना सारा जो प्रोपोर्शन है ये किस चीज़ का होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यानी कि रिवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट क्या है? कम है। इसको लेट कर लेते हैं ए बी और ये आर और जी नाम से इसको नोट करते हैं। तो ये ए आर जी बी जो हमारे पास टोटल प्रोपोर्शन है किस चीज़ का है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दे करके दूसरी फर्म में अट्रैक्ट हो जाएंगी, इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप के अंदर एंटर कर जाएंगी।
तो जब नई फर्में ग्रुप के अंदर एंटर कर जाएंगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख करके, तो उससे क्या होगा कि जो टोटल सप्लाई होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सभी फर्मों के बीच में। तो रिजल्ट क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब इसको लेते हैं कि डिमांड है जो डिस्ट्रीब्यूट होकर के हर एक फर्म की वो कम हो गई है। तो अब ले लेते हैं कि डिमांड है जो यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकला कि जब ये डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा ये इसको डाउनवर्ड दिखाते हैं हम। जब ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास देखा कि ये कॉस्ट और ये हमारे पास डिमांड है दोनों टच करके D1 हो गया। तो जब ये टच करके गई हैं ये डिमांड और कॉस्ट एक दूसरे को जब इन्होंने टच किया, तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि इनका रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हो गए हैं, जहाँ पे इसको अब सुपर नॉन प्रॉफिट के बजाय क्या होंगे, सिर्फ नॉन प्रॉफिट होंगे। तो अब ये इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, इनका आउटपुट हो गया, यानी कि पहले M आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, अब N1 है जो M1 आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम से नोट करते हैं कि इसके ऊपर रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अब जहाँ फर्म पहले सुपर नॉन प्रॉफिट दे रही थी, तो अब नई फर्मों के एंटर होने से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था ग्रुप इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है हमारे पास नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है कि जब प्राइस के अलावा compete किया था दूसरे मतलब रिवल्स को, कम्पिटिटर्स को, तो उसे नॉन प्राइस कंपटीशन बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चेंज इसलिए नहीं कर पाती फर्म, क्योंकि अगर प्राइस को बढ़ाती है तो हमारे जो प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स होते हैं वो दूसरी प्रोड्यूसर के पास शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देते हैं। अगर प्राइस कम कर दिया तो दूसरे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के खरीदने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो दूसरी फर्में होती हैं फिर वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर देते हैं, बिलो कर देती हैं, लो कर देती हैं। तो यहाँ पे जो नॉन प्राइस कंपटीशन है जो स्टार्ट करना पड़ता है, जिस कारण से जो हर एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है कि अपने प्रोडक्ट की सेल को जो बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे कहते हैं ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द फर्म्स मेंटेन्स इन 2 टाइप ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम करने के लिए प्रॉफिट को फर्म 2 तरीके का कंपटीशन करती है। एक तो होता है प्राइस कंपटीशन, जिसमें प्राइस को है जो चेंज करके फर्म कोशिश करती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की, और दूसरा आता है नॉन प्राइस कंपटीशन, जिसमें प्राइस के अलावा जो जैसे फ्री गिफ्ट्स दे करके या कुछ भी ऑफर्स दे करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है फर्म द्वारा, ताकि अपने मैक्सिमम प्रॉफिट है जो ले पाए। द प्राइस कंपटीशन वॉज प्राइस कटिंग। तो प्राइस कंपटीशन के अंदर फर्म को क्या करना पड़ता है, अपने प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस को कट करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इट मे नॉट रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये इसका जरूरी नहीं है कि रिजल्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना हो जाए। सिंस द प्राइसिंग कटिंग बाय वन फर्म्स में कंपेल द अदर फर्म्स टू फॉल इन लाइन। तो यहाँ पे अगर प्राइस मतलब प्राइस को लेकर कंपटीशन किया था, तो अगर एक फर्म ने प्राइस कम किया है तो इससे उसका खुद का तो प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी फर्में भी क्या करेंगी, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो कर देंगी, जिससे क्या होगा, फर्म को प्राइस कम करने का बेनिफिट है जो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, इससे उसका मार्केट जो शेयर होता है फर्म का नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय कंपीटिंग बिहेवियर नॉट इन्वॉल्विंग प्राइसिंग। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो होता है प्राइस चेंज करके कभी भी मोनोपोलिस्ट अपने प्रॉफिट्स को हाई नहीं कर पाता, मार्केट शेयर को हाई नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दे मे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू नॉन प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पे उसको कौन सा यूज़ करना पड़ता है, फिर नॉन प्राइस कंपटीशन है जो यूज़ करेगा। निकोलसन के हिसाब से नॉन प्राइस कंपटीशन इज द कंपटीशन बाय सेलर्स फॉर सेल्स बाय मींस ऑफ अदर देन प्राइस कटिंग। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे सेलर सेल करता है अपने प्रोडक्ट को अदर देन प्राइस कटिंग, यानी कि यहाँ पे प्राइस कट करके नहीं, किसी अदर तरीके से जो प्राइस को कट करने के अलावा कोई अदर तरीका अपनाएगा जिससे अपने प्रोडक्ट की सेल को जो बढ़ाया जा सके। इट ऑफर्स। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, रेफर करेगा अट्रैक्ट करने कस्टमर को, क्वालिटी प्रोडक्ट की चेंज कर देगा, मार्केट प्लेस चेंज कर देगा, इंटेंसिव पब्लिसिटी सर्विस किया जाएगा, फ्री गिफ्ट देना जैसे स्पून दे देना, कैलेंडर, बॉल पेन, ग्लास टम्बलर, सर सेक्टर दे देना, द प्रोडक्ट के साथ फैंसी पैकिंग कर देना, फ्री होम डिलीवरी दे देना। Thus, all the firms continue to indulge in a competing race of attracting more and more customers by offering them different service and free gift। तो यहाँ पे हर एक फर्म एक दूसरे कम्पीट करती है, चाहती है कि ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए कस्टमर्स को। तो यहाँ पे वो अलग अलग टाइप की सर्विस देती है, फ्री गिफ्ट देती है। इन शॉर्ट नॉन प्राइस कंपटीशन इज द कंपटीशन थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन है जो एक ऐसा कंपटीशन है जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू है जो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं कि जो मेन एम होता है फर्म का, चाहे वो नॉन प्राइस कंपटीशन ही क्यों ना हो, तो उसका मेन एम होता है मैक्सिमम करना अपने सेल को और प्रोडक्ट के
प्रॉफिट्स को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रॉफिट और सेल दोनों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी जो फर्म के बढ़ जाएंगे। सच एक कंपटीशन है फेवरेबल इफेक्ट, तो इस कंपटीशन का जो एक फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। सो लॉन्ग एज इट मीट्स द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस होता है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। इट हेल्प्स द कंज्यूमर्स टू गेट ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड अट्रैक्ट एट अट्रैक्टिव टर्म्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर को बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती हैं, अट्रैक्टिव टर्म्स के साथ मिल जाती हैं। बट मैनी ए टाइम्स नॉन प्राइस कंपटीशंस लीड्स टू कट थ्रोट कंपटीशन। कई बार ऐसा होता है कि ये ना धीरे धीरे कट थ्रोट कंपटीशन का रूप धारण कर लेता है, जहाँ पे कंपटीशन जहाँ से ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से सोशल कॉस्ट है जो वो बढ़ जाती है। सोशल कॉस्ट बढ़ जाने से क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट है जो वो इतने नहीं हो पाते हैं। मोरेवर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्री एंट्री ड्राइव्स प्रॉफिट टू जीरो इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री होता है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर। नॉनदलेस फर्म्स कैन समटाइम्स डिले और रिवर्स दिस प्रोसेस। तो कई बार क्या होता है, फर्म को डिले करना पड़ता है, इस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ता है बाय फर्दर डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंट्रेंट्स। तो यहाँ पे दूसरे जो एंट्रेंट करने वाली फर्में हैं उनके प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट का जो अलग करके है, जो फर्म यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करती है। यानी कि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस को तो कट कर नहीं पाती फर्म, तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन की हेल्प से प्रॉफिट को सेल को बढ़ाने की कोशिश करती है। नॉन प्राइस कंपटीशन में जैसे फ्री गिफ्ट्स दे देना, स्पून दे देना, या फिर कोई पेन दे देना, ग्लास टम्पलर देना, कैलेंडर देना, इस तरीके से जो तरीके अपना करके हर फर्म की कोशिश रहती है कि अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाए और प्रॉफिट का जो मैक्सिमम करे। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे सेलिंग कॉस्ट। अपने आप में ये बहुत एक अच्छा टॉपिक बनता है सेलिंग कॉस्ट का। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास आए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।